नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथ ही कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, इस एनसीईआरटी के सीरीज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत किया जाता है और उम्मीद है कि आपको यह एनसीईआरटी का सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इस एनसीईआरटी में जो है हम इतना अच्छा से डिस्कस कर रहे हैं, इतना अच्छा से हम आपका यह नोट्स बना कर लाए हैं जो कि बहुत बेहतर ढंग से उन सभी विद्यार्थियों को समझ में आएगा जो कि कभी भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं। तो हम साथ ही बात किए थे पिछले लेक्चर में विविधता की समझ पे। उसके बाद हम यह भी बात किए थे कि विविधता का जो है यह प्रभाव क्या है। आज का जो अपना चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 3 है, जो कि हम आज अध्ययन करेंगे इसमें कि सरकार के बारे में। सरकार क्या है, इसका गठन कैसे होता है और क्या क्या इस पे हम जान सकते हैं, वह हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ध्यान दीजिएगा साथी, सरकार क्या है इस पे आज आपका यह सेशन है, ठीक है, यह लेक्चर है। बहुत ही कुछ इसमें जानने वाले हैं आज के इस सेशन में। आपका जो पहले से आप सरकार के बारे में जो नज़रिया है, वो नज़रिया और आज के बाद जो नज़रिया होगा वो अलग होगा। याद रखिएगा, यह क्लास 6 का एनसीईआरटी है, तो हम क्लास 6 के आधार पर ही उसी लेवल का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपको स्टैंडर्ड बुक की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं साथी, यहाँ ये जो है आप एनसीईआरटी पढ़ने आए हैं और उसी लेवल का आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। जब हम स्टैंडर्ड बुक पे अध्ययन करेंगे तब हम आपको और भी बेहतर समझ विकसित करवाने का कोशिश करेंगे। चलिए, इसमें सीखने वाली क्या क्या बातें हैं, इस चैप्टर में आपको क्या सीखने मिलेंगे, यह हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें जानने का आप कोशिश करेंगे साथी कि सरकार किसे कहा जाता है, वास्तविक में कौन है सरकार, इस पे आपको आज यह जानकारी मिलेगा। सरकार जरूरी क्यों है, यह भी आपको पता चलेगा। सरकार के क्या स्तर हैं और यह क्या सरकार के इसके प्रकार हैं, यह आपको जानकारी मिलेगा। तो यह 4 डायमेंशन है जो कि आज के सेशन में आपको जानने को मिलेगा। चलिए, एक पहला डायमेंशन है क्या, तो सरकार किसे कहते हैं। देखिए, हम अगर बात कर ले सामान्य शब्दों में, तो सरकार जो है यह आपको पता होगा कि जो देश का, जो राज्य का नेतृत्व करता है उसको सरकार कहते हैं। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, बहुत अच्छे ढंग से एनसीईआरटी में समझाने का कोशिश किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनी रूप से, ध्यान दीजिएगा, अधिकृत लोगों के समूह को हम सरकार कहते हैं। किसके समूह को, अधिकृत कह रहा है। ध्यान सुनिएगा, शब्दों को ही पकड़ना एनसीईआरटी हमें सिखाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो सरकार जो है एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक राज्य या फिर समुदाय को नियंत्रित किया जाता है और सभी व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो है एक सरकार का गठन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्यापक अर्थों में सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों शामिल है, किंतु सामान्यतः सरकार का अर्थ जो होता है यह क्या होता है, तो कार्यपालिका से लिया जाता है, ठीक है ना। सरकार का मतलब क्या होता है, तो कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य क्या है, तो कार्यपालिका कार्य करना है, ठीक है। विधायिका का कार्य क्या है, तो विधायिका का कार्य याद रखिएगा, इसका कार्य जो है यह विधि बनाना है, कानून बनाना है। और न्यायपालिका क्या करती है, तो साथ ही न्यायपालिका जो है इन सभी कार्यों पे, इन सभी विधियों पे यह क्या करती है, देख रेख करती है, नियंत्रण बनाए रखती है। और इन तीनों को ही मिलाकर जो है यह हमारे देश में या फिर किसी भी देश का जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो सभी प्रकार की गतिविधियां है यह चलती है, याद रखिएगा। इसी को तो हम सरकार कहते हैं। अब आपसे यहाँ पे थोड़ा जानकारी दे दें आपको कि कार्यपालिका जो है यह सिर्फ सरकार ही नहीं है, बल्कि इस देश में वो सभी व्यक्ति जो कहीं ना कहीं सरकारी रूप से या फिर हम कह लें सार्वजनिक रूप से कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो सभी जो हैं कार्यपालिका है। लेकिन मुख्य रूप से वह कार्यपालिका कहलाते हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर हम कह लें कोई नेता, मंत्री, विधायक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 डायमेंशन होते हैं, समझिएगा थोड़ा बातों को। एक होता है अस्थायी कार्यपालिका, क्या हमने बोला, अस्थायी कार्यपालिका। तो दूसरा हम बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है। अस्थायी कार्यपालिका कौन है, तो अस्थायी कार्यपालिका वह सभी कर्मचारी हैं जितने भी, जो भारत के सभी विभाग में जितने भी कार्य कर रहे हैं, जो सरकार की योजना को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये सभी जो कर्मचारी हैं यह क्या है, तो अस्थायी कर्मचारी हैं। मतलब कि इनको कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन ये जो
सरकार जो नेता मंत्री विधायक ये लोग हैं यह क्या हैं, तो याद रखेंगे यह जो है अस्थायी क्या है, कार्यपालिका है। मतलब कि आज जो अभी जो है यह किसी और का सरकार है, आने वाला समय में किसी और पार्टी की सरकार हो सकती है तो वो कार्यपालिका बन जाएगी। तो इसलिए आप याद रखिएगा जो सरकारें होती है यह क्या होती है, तो अस्थायी कार्यपालिका होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ डिफरेंस आप समझ गए। अब इसका जरूरत क्यों है, निर्णय लेने और काम करवाने के लिए सरकार की आवश्यकता आवश्यक है। ठीक है, कोई भी निर्णय लेने के लिए अगर सरकार नहीं होगे तो समझ लीजिए आपके देश में क्या हो जाएगा, राज्य में क्या होगा। हर व्यक्ति जो है ये अपने आप को सर्वोपरि घोषित कर देगा। ठीक है, और उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। मतलब यही बात यहाँ पे सिद्ध हो रहा है कि जिसकी लाठी उसके पास, जो सर्वोपरि होगा, जो शक्तिशाली होगा उसका ही शासन चलेगा। तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, और ख़ास करके दिक्कत किसको होगा, जो सामान्य वर्ग के लोग होंगे, जो पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, उनको दिक्कत हो जाएगा। और इसलिए जो है सरकार का निर्माण किया गया है। मतलब कि सरकार जो है यह क्या करेगी, तो राज्य का जो नियम है, कानून है, उस कानून को लोगों तक, जन तक पहुँचाने के लिए जो है यह सरकार का निर्माण किया गया है। और सरकार जो कानून का निर्माण करेगी वह जो है सभी के लिए क्या होगा, अनिवार्य होगा। अर्थात जो है यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, तो किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, किसी पर शोषण नहीं कर सकता है। यह सरकार इसकी क्या करती है, देख रेख करती है, गारंटी देती है। याद रखिएगा सरकार विभिन्न मुद्दों पर जो है निर्णय लेती है, जैसे कि सड़क कहाँ और कैसे बनेगी, कितने स्कूल होंगे, रेलगाड़ियाँ कैसे चलेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे सुधरेगी, आदि इन सभी बातों पर जो है यह क्या करती है, तो सरकारें यह डिसीजन लेती है ताकि समाज में जो है यह व्यवस्थाएं या जो है अच्छे ढंग से बने रहे, और समाज के हर विभिन्न तबके के लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं मिलती रही। ठीक है, सरकार को कई सामाजिक मुद्दे का भी निर्णय लेना होता है, तो यह भी याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझना है जो कि एनसीईआरटी में दिए गए थे। सरकार जो है गरीब की मदद के लिए कार्यरत बनाती है। सरकार को देश की सीमा की सुरक्षा करनी पड़ती है तथा इससे अपने पड़ोसी देश से मधुर संबंध भी बनानी होती है। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे क्या क्या, जल्दी बताइए। एक तो अपने समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बराबरी में लाने के लिए, उनको समानता दिलाने के लिए जो है यह सरकारें बहुत सारे नियमों का पालन करते, बहुत सारे नियम लाते हैं, बहुत सारी योजनाओं को लाती हैं। और इस योजना का जो है कोई भी विरोध भी नहीं कर पाता है, क्योंकि सरकार जो है यह इस पर पाबंदी लगाई है, इस पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, दूसरा क्या है, सरकार का देश की सीमा सुरक्षा पे ध्यान देना होता है तथा उससे विदेशी फॉरेन पॉलिसी जो है इसे भी बेहतर बनाने की वह जो है कोशिश करती है। समझिएगा और भी कुछ है, सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि हर नागरिक को समुचित भोजन मिल रहा है। यह क्या है, समानता है। अगर कोई सरकार नहीं होगा तो किसको कितना भोजन मिला है यह कोई देखने वाला नहीं होगा। हम क्या कहें, सीधा सीधी बात हो जाएगा, जब सरकार नहीं होगा तो वही बात है ना कि जो शक्तिशाली होगा उसी की शासन होगा, वही सब पर विजय हासिल करेगा। ठीक है, पहले आप क्या देखते थे, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि वहाँ सरकार तो थी नहीं, वहाँ पे तरह तरह के लोग आए, एक दूसरे राज्य पे आक्रमण किए, और जो शक्तिशाली है वही क्या करता है, तो शासन कर रहा है। ठीक है, जब शासन कर रहा है वो, तो यहाँ पे थोड़ा समझ गया क्या, अब सरकार आ गया है मतलब कि कोई भी किसी पर शोषण नहीं करेगा, कोई भी किसी को दबाने का कोशिश नहीं करेगा। किसी प्रकार प्राकृतिक विपदा की स्थिति में सरकार को प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत के कार्य भी करना पड़ता है। सरकार को नियम कानून बहाल करना पड़ता है ताकि सब लोग क्या है, तो सौंदर्य के वातावरण में रह सकें। आगे और भी कुछ है, ध्यान दीजिएगा। सरकार द्वारा नियम बनाए जाने की जरूरत ही क्यों है। चलिए यहाँ पे समझते हैं कि नियम क्यों जरूरी है सरकार के लिए, सरकार जो है ये नियम क्यों बनाती है। समझिएगा, सभी प्रशासनिक कामों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो है यह सरकार को नियम बनाना पड़ता है। अगर वह नियम नहीं बनाएगी तो अलग अलग विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं वो सब क्या करेंगे, मनमाने ढंग से काम करेंगे। अर्थात हम कहें तो वो क्या हो जाएंगे, बेलगाम घोड़ा हो जाएंगे। अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो इसलिए जो है सरकार जो है यह क्या करती है, कानून बनाती है, कुछ नियम बनाती है, और इस नियम के अंतर्गत जो है सारे कर्मचारी, सारे वर्कर्स जो हैं यह क्या करते हैं, डर कर या फिर कह लें हम उस नियमों के तले दबकर, इस डर से, इस भय से जो है अपने काम को थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक करती है, याद रखेगा। चलिए सरकार के क्या स्तर है समझते हैं। साथ ही अपने भारत में जो है ये सरकार की त्रिस्तरीय सरकार है, याद रखेगा। पहला जो सरकार है केंद्र सरकार होती है, जो कि आप देखते होंगे यह केंद्र सरकार जो होती है यह आप दिल्ली में आप देख रहे हैं वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वही जो है यह पूरे देश का जो है नेतृत्व करती है। उसके बाद जो है राज्य स्तर पर सरकारें होती है, जो कि अलग अलग राज्य में यह सरकारें होती है, ठीक है। उसके बाद जिला स्तर पे आप देखते हैं, जिला स्तर पे क्या देखते हैं, जिला स्तर पे आप देखते हैं जिला परिषद, जिला परिषद का चुनाव होता है ना। महापौर आप देखते हैं जो जिसे हम क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ग्राम स्तर पर जो कि ग्राम पंचायत देखते होंगे, ग्राम का मुखिया होते हैं। तो ये जो है आप इतना याद रखिएगा, यहाँ पे एनसीईआरटी में जो है 4 तरह की आपको डिफाइन करके बताया गया है। लेकिन आपसे कभी भी पूछा जाए कि अपने देश में जो है यह सरकार की स्तर जो है कितने हैं, शासन व्यवस्था कितने प्रकार के हैं, तो याद रखना है त्रिस्तरीय सरकार है। कौन कौन, पहला केंद्रीय, दूसरा आपका राज्य, और तीसरा जो है ये दोनों को मिलाकर जो है यह आपको कहा जाता है क्या, तो ग्राम स्तर की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं एक एक करके। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय स्तर या फिर राज्य स्तर की हम बात करें, सॉरी राष्ट्रीय स्तर की बात कर ले, तो यह सरकार जो है यह सबसे शीर्ष स्तर पर होती है। केंद्र सरकार का काम है कि राष्ट्रीय हितों का देखभाल करे। प्रधानमंत्री जो है यह केंद्र सरकार की मुखिया होते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए, राज्य स्तर पर हर राज्य की अपनी एक सरकार होती है। मुख्यमंत्री जो है यह राज्य के मुखिया होते हैं, और राज्य के अधीन रहने वाले मुद्दों की देखभाल जो है यह राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। उसके बाद जिला स्तर है। जिला स्तर का जो सरकार चलाने का काम होता है यह सरकारी अधिकारी के हाथ में होता है। इस अधिकारी को हम लोक सेवक कहते हैं, जो कि आप लोग इसके तैयारी कर रहे हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर हो गए, एसडीएम हो गए, ये सभी जो होते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करें तो सरकारी अधिकारी का काम है विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करना, ठीक है। सरकार के जितने भी योजना है, जितने भी जन कार्य हैं, उस जन कार्य को लोगों तक पहुंचाना इसका काम होता है। किसका, तो यह जिला स्तर सरकार की होती है, ठीक है। उसके बाद गांव स्तर आता है। गांव स्तर की हम बात कर ले तो यह गांव का सरकार कह ले या फिर मुखिया सरपंच कह ले, यह होता है। गांव के स्तर की जो सरकार है ग्राम पंचायत कहलाता है, और ग्राम पंचायत का जो काम है यह स्थानीय महत्व को, मुद्दे को देखभाल करना है, ठीक है। उसके बाद सरकार और कानून में कैसा जो है रिश्ता है यहाँ समझिएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। नियमों को लागू करने की ही कोई भी सरकार काम करती है, ठीक है। नियमों को लागू करने के ही कोई जो सरकार है यह काम करती है। और उदाहरण के लिए सरकार ने ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, समझिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से आपको समझने में आएगा। इस नियमों के यह संभव होता है कि कोई भी व्यक्ति आराम से सड़क या फिर इसका इस्तेमाल कर सकता है। यदि किसी को लगता है कि देश के कानून का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है तो वो अपनी शिकायत कहाँ करेगा, तो कोर्ट में करेगा। और कोर्ट जो है यही तो न्यायपालिका है। कोर्ट को उस केस की सुनवाई करनी पड़ेगी और देश के कानून के अनुसार अपना फैसला देना होगा। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून सही ढंग से लागू होगा या फिर नहीं है। चलिए और भी हम बात करेंगे यहाँ सरकार के प्रकारों पे। साथ ही सरकार के जो प्रकार हैं यह आप 2 प्रकार के जानते होंगे। एक होता है राजतंत्र, दूसरा होता है लोकतंत्र। राजतंत्र आप जानते हैं साथी कि राजतंत्र वह शासन होता है जहाँ पे राजा की क्या होती है, शासन होती है। यहाँ पे प्रजा का जो है हस्तक्षेप नहीं होता है। यह जो है हम कहते हैं राजतंत्र भी कहते हैं इसे, हम इसे वंशानुगत भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। और वहीं हम बात कर रहे लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, जहाँ पे जो जनता है वहाँ क्या करती है, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है और अपने प्रतिनिधि को चुनती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे जो चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं होता है, ठीक है। यह जो है क्या होता है, तो यहाँ पे वंशानुगत चलते रहता है राजतंत्र में।
आप पढ़ेंगे 1789 का जो है फ्रांस का जो रूस की क्रांति, फ्रांस वाला जो है यह वाला आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर आप पढ़ेंगे अमेरिका की क्रांति, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ये सभी जो है यहीं से आपको क्या मिलता है, तो समानता, लोकतंत्र, ये सब जो है यह भावना देखने को मिलते हैं, याद रखेगा। चलिए राजतंत्र के बारे में समझ लेते हैं। जब सरकार का मुखिया राजा होता है तो ऐसी सरकार को राजतंत्र कहते हैं और राजा के पास असीम शक्ति होती है, याद रखेगा। राजा जो चाहे कर सकती है बिना किसी के जवाब दिए, ठीक है। यहाँ पे जो राजा करेगा वही जो है जनता को मारना होगा। सत्ता एक राजा के दूसरे के हाथ में वंशानुगत चलता रहता है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो जनता है वह उसका प्रतिनिधित्व, उसका भागीदारी नहीं होता है। इस प्रकार की सरकार के चयन में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है। और अभी भी कुछ देशों में जो है राजतंत्र, और जैसे हम अगर बात कर ले भूटान हो गया, सऊदी अरब हो गया, यहाँ पे आप अभी भी देखेंगे तो राजतंत्र जो है यह व्यवस्था लागू है। लोकतंत्र की बात करें तो इस तरह की सरकार में शासन का जो चयन है यह लोगों के द्वारा किया जाता है। जो सरकार लोगों के द्वारा, लोगों के लिए तथा लोगों के लिए होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रजातंत्र कहते हैं, या फिर हम कहते हैं लोकतंत्र, ठीक है। इस तरह की सरकार में लोग जो है यह अपनी इच्छाओं के अनुसार सत्ता का हस्तांतरण करती है और अपनी इच्छाओं के आधार पे जो है वो अपने प्रतिनिधित्व का चयन करती है। आज अधिकांश देशों में जो है यह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र देखने को मिलता है। इस प्रकार के तंत्र में हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और चुनाव के बाद जो है लोगों की इच्छा के अनुसार एक नई सरकार का गठन भी किया जाता है, याद रखिएगा। और आगे है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, तो साथी ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार के गठन के उदाहरण कुछ है, यहाँ पे समझते हैं। भारत में हर 5 साल पर एक नई सरकार जो है चुनने के लिए आम चुनाव होते हैं। अभी हाल ही में होने वाला है 2024 का चुनाव, तो आप सबको पता होगा। पूरे देश को 534 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर संसदीय क्षेत्र के लोग जो है ये अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तथा उसे संसद बनाते हैं, संसद भवन में भेजते हैं और सांसद बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखिएगा आप। जिस राजनीतिक पार्टी या फिर समूह को संसद में कम से कम 272 सीटें अर्थात आधे से एक अधिक मिलती है, वह जो सरकार है वह क्या होता है, बहुमत में कहलाती है और उसे मौका मिलता है। उसके बाद जितने वाली पार्टी जो है या फिर गुट कह लें, यह जो है सांसद अपना नेता चुनते हैं, वही नेता जो है यह प्रधानमंत्री कहलाते हैं, याद रखेंगे। चलिए कुछ इतिहास है लोकतंत्र का, यह भी आपको जानना चाहिए। भारत में जो है ये लोकतंत्र का क्या इतिहास रहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज से 300 वर्ष से ही भी पहले दुनिया में जो है ज़्यादातर देश में राजतंत्र हुआ करता था। कई देशों में कई वर्षों तक इस बात के लिए संघर्ष भी हुए हैं तथा लोकतंत्र की स्थापना हो सके। भारत में ब्रिटेन शासक को समाप्त करने के लिए जो है लंबा संघर्ष हुआ है और अंग्रेजी शासन के अंत के साथ साथ भारत में प्रजातंत्र की शुरुआत हुई है। आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार क्या है, हम कैसे वोटिंग करते हैं, समझिएगा। सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार का मतलब होता है, साथी क्या होता है समझते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार का मतलब है कि देश के हर व्यक्ति नागरिक वो वोट देने का अधिकार रखता है। अब वह व्यक्ति नागरिक कौन है, ठीक है, तो वह व्यक्ति नागरिक वह है जो कि 18 साल की एज को पार कर गया है, अर्थात क्या है, वह अब नाबालिग नहीं, क्या है, बालिग हो चुका है। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम व्यक्ति कहते हैं, याद रखेगा। और हमारे भारतीय संविधान में भी यही जो है वर्णित है, ठीक है। जो 18 साल पार कर जाएगा वह क्या है, तो अपने प्रतिनिधि का, अपने सही वास्तविक प्रतिनिधि का चयन करने के लिए उसके पास पूर्णतः क्या होता है, अधिकार होता है। हर नागरिक को वोट देने की जो कीमत है एक समान होती है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, पुरुष हो या फिर महिला हो, किसी भी धर्म का हो, सब जो है यह वोट देने के क्या होंगे, सम्मान क्या होंगे, उसके अधिकार होगा। आप पढ़ेंगे जब आधुनिक इतिहास, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे जो शुरुआत होता है, शुरुआत काल में जो वोट देने का अधिकार भारत में होते हैं या क्या होते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे आपको किसको मिलता है, तो वह अमीर लोगों को दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जब हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको हम बताएंगे। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे अपने भारतीय संविधान में जो है यह समानता लाने की बात की गई है और यहाँ पे हर नागरिक को जो है वोट देने का अधिकार दिया गया है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पुरुष हो, महिला हो या फिर कोई भी हो,
चलिए, अधिकांश देश में सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार जो है यह लंबे संघर्ष के बाद ही मिला पाया है। महिला मताधिकार का आंदोलन जो है यह इसका इतिहास क्या रहा है, चलिए इस पे हम बात करें। पहले जो है महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। यूरोप और अमेरिका में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इस अधिकार के लिए जो है महिलाओं ने आंदोलन किया, जिसे महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। महिलाओं के मताधिकार आंदोलन जो है यह विश्व युद्ध के दौरान जब भी पुरुष लड़ाई में व्यस्त थे तब महिलाओं को प्रशासन के सभी काम करने और व्यवसाय करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने नेतृत्व को, अपने जिम्मेदारी को निभाया था। तब लोगों को एहसास हुआ कि जब महिलाएं पुरुष को ये जिम्मेदारी को संभाल सकती है तो उसे मतदान का अधिकार भी मिलना चाहिए। ठीक है, ये सभी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपसे क्वेश्चन उठेंगे, याद रखिएगा। सभी को क्या होना चाहिए, तो सभी लोगों को वोट देने का अधिकार क्यों जरूरी है, चलिए इस पे बात करते हैं। गांधी जी यह विश्वास करते थे कि उनका विश्वास था कि भारत में हर एक नागरिक को व्यक्ति वोट मत देने का जो है अधिकार मिलना चाहिए। वो व्यक्ति गरीब हो, अशिक्षित हो, यह फर्क नहीं पड़ता, वो बुद्धिमान हो, उसमें भी सरकार चुनने की क्या है योग्यता होनी चाहिए। गांधी जी के विचार से जो व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभाल सकता है वो सरकार को भी क्या कर सकता है, तो परिपक्व हो सकता है, अपने चुनने में, अपने फैसला लेने में वो परिपक्व हो सकता है। यह गांधी जी का मानना था। सरकार और यह साथ ही आपका जो है चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, इस पे हम बात करेंगे क्या है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। प्यारे साथी, यह जो आप अगर पढ़ लेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर अगर 12 तक आप पढ़ लेंगे, यकीन मानिए आपसे बेहतर पॉलिटी में क्वेश्चन जो है कोई उसको डिस्कस नहीं कर पाएगा। पॉलिटी का जो क्वेश्चन है इसको कोई हल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है हमें। तो पीडीएफ जिसको चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। साथ ही आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।